हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 14 जो आपका जल है उसको हमने शुरू किया था और लगभग आधा पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि हमें जल कहाँ से प्राप्त होता है, जल वाष्पित कैसे होता है, जल जो है अपना चक्र कैसे पूरा करता है या जल चक्र क्या होता है, वो हमने ब्रीफली समझ लिया था। जल चक्र को हमने आगे भी पढ़ना है, लेकिन ये टॉपिक हमने पिछले वीडियो में पूरे कर लिए थे। चलिए आज के वीडियो में हम इससे आगे पढ़ते हैं। तो अब आता है हमारा बादलों का निर्माण किस प्रकार होता है, यानी बादल कैसे बनते हैं। अब हमने ये पढ़ना है। तो बच्चों देखिए, मैं आपको पहले समझा देता हूँ इसको। मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि जब सूर्य का प्रकाश, हम दोबारा एक बार पहले चलेंगे, जो लास्ट वाला वीडियो है हमारा, या जो लास्ट वाला हमारा ये चित्र है, यहाँ चलते हैं हम। देखिए इस पर आपको क्लियरली समझाएगा। अब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ देखिए, मैंने आपको ये पहले बताया था। जब सूर्य, ये मान लीजिए सूर्य है हमारा यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी जो किरणें आ रही है, जब सूर्य की किरणें किसी भी पानी के स्रोत, चाहे वो नदी है, चाहे वो झरना है, चाहे वो तालाब है, चाहे वो समुद्र है, चाहे वो नाला है, वहाँ गिरती है, तो नदी या तालाब या झरने का पानी जो है सूर्य की गर्मी से, जो प्रकाश आ रहा है उस गर्मी से क्या हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है। जब गर्म होने लगता है तो आपको पता है कोई भी चीज़ गर्म होती है तो फिर वो भाप बनकर ऊपर उड़ती है, ठीक है। तो भाप बनकर फिर वह जल जो है ऊपर की ओर उड़ता है। क्यों उड़ता है? क्योंकि देखिए भाप गर्म है, आपको पता है जब गर्म हवा जो है ऊपर की ओर उठती है हमेशा हल्की होती है, क्योंकि वह हल्की होती है वजन में, इसलिए वो ऊपर की ओर जाती है। फिर यहाँ पहुँच जाएगी तो यहाँ की जो ठंडी हवा होगी वो इसकी जगह आ जाएगी, ठीक है, और ये गर्म हवा ऊपर जाएगी। फिर ये प्रोसेस चला रहता है, जब तक ये गर्म होता रहता है तो ऊपर की ठंडी हवा नीचे आती रहती है और नीचे का गर्म भाप ऊपर जाता रहता है। इस प्रकार जो है भाप ऊपर उड़ते जाते हैं, ठीक है। फिर ऊपर जब भाप पहुँच जाते हैं वायुमंडल में, आकाश में, वहाँ पर क्या होता है, ऊपर हमारा तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी ऊपर जितनी ऊंचाई पे जाएंगे वहाँ पे तापमान कम होने लगता है। तो ऊपर तापमान कम होएगा और दबाव बढ़ने लगता है। दबाव जब बढ़ जाएगा, तापमान कम होगा, तो फिर ये जो भाप हैं धीरे धीरे इकट्ठे होने लग जाते हैं और इकट्ठे होकर कंडेंसेशन, जिसे बोलते हैं हम संघनन या कंडेंसेशन, तो ये कंडेंस होकर इकट्ठे होते हैं और बादलों का रूप लेते हैं। इस प्रकार जो है बादलों का निर्माण होता है। तो जब यह ऊपर जो इकट्ठे होते हैं भाप, तो छोटी छोटी जल कणिकाओं के, जैसे आपने बिल्कुल फुहारे होते हैं, हल्की हल्की बूंदें गिरती हैं, वैसे का बादलों के रूप में बदल जाते हैं। और बादलों में फिर यह जैसे जैसे बादलों में फिर ज़्यादा भाप मिलते रहते हैं, तो बादलों में क्या होती है, छोटी छोटी कणिकाएँ जो हैं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, भारी हो जाते हैं। तो जब यह ज़्यादा भारी हो जाती है कणिकाएँ, तो यह नीचे गिरने लग जाती हैं बारिश के रूप में, तो इसको हम वर्षा बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि बादल कैसे बनते हैं। तो सूर्य के प्रकाश के कारण, गर्मी के कारण जो है पानी गर्म होता है, गर्म होने के कारण भाप बनकर ऊपर उठता है, ऊपर उठने के कारण फिर ऊपर आसमान में जहाँ तापमान कम हो वहाँ पे यह बादल जो भाप होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, संघनित होते हैं और फिर बादलों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों बादल बनते हैं। ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, संघनन को समझने के लिए, अब मैंने आपको बताया ना बादल संघनित होते हैं, यानी नीचे सूर्य के प्रकाश का जब जमीन इस पे नदी नालों पे गिरता है तो पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और बादल ऊपर जाके संघनित हो जाते हैं और बादलों का रूप लेते हैं भाप। अब हम देखेंगे कि संघनन होता क्या है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसके लिए आप क्या, एक गिलास लें, एक गिलास लें, खाली शीशे का गिलास ले लिया आपने। अब इस गिलास में आप क्या करें, अब इस गिलास में आप बर्फ़ डाल दें, ठीक है। बर्फ़ निकालें फ्रिज से और बर्फ़ डालें। इसको आप फिर मेज़ पे, कमरे में रख दीजिए, कमरे के अंदर मेज़ पे। अब आप क्या देखोगे बच्चों, बाहर से गिलास बिल्कुल सूखा होना चाहिए। आप ये नोट रखें, पहले ये बात ध्यान रखें कि बाहर गिलास सूखा हो। तो जैसे ही आपने इसको बर्फ़ डाल के बाहर मेज़ पे रखेंगे तो धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि गिलास के बाहर जो है ना पानी आ जाता है, हल्की हल्की बूंदें आ जाती है पानी की, ऐसे। ये आपने देखा भी होगा, ये बूंदें इकट्ठी हो जाएगी, हल्की हल्की बूंदें बाहर। तो बच्चों ये कैसे आई, ये बूंदे आई कैसे? अभी देखो ये होता है, आपको क्या होता है बच्चों, बाहर का तापमान ज़्यादा है, ठीक है, अंदर तापमान कम है। तो जब अंदर तापमान कम है तो बाहर की गर्म हवा जब गिलास से टकरा रही है, जो कि ठंडा है, ठंडा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर तापमान बहुत कम है, 0 डिग्री के बराबर है।
तो जो बाहर की हवा है, अब हवा में आपको पता ही है बहुत सारी मिश्रण होता है, इसमें आपके धूलकण होते हैं, जलवाष्प होते हैं। तो हवा के अंदर जो जलवाष्प है, भाप है, वो बूंदों के रूप में संघनित हो जाते हैं, यानी यहाँ पे भी कंडेंसेशन होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब ज़मीन से पानी ऊपर उठता है तालाबों से, सूर्य के प्रकाश के कारण गर्म होता है, वो गर्म हवा के कारण ऊपर उठता है, तो जब वो आसमान में जाता है तो ठंडे टेम्परेचर के कारण जहाँ तापमान कम हो वहाँ पे इकट्ठे होकर जल का रूप ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये गर्म हवा आई, इधर से भी गर्म हवा आ रही है बाहर से, और ये मान लीजिए आपका यहाँ से उठी है, समुद्र है, तो यहाँ से गर्म हवा भाप बनकर ऊपर उठ रहा, पानी उड़कर भाप बनकर ऊपर उठ रहा है। और ये मान लीजिए आसमान में क्या है, यहाँ पे तापमान कम है, तो जब यह इस सतह पे जाके टकराएगा तो ये गर्म हवा जो है ठंडी सतह से टकराती है, तो छोटी छोटी जलकणिकाओं के रूप में गिलास के बाहर लग जाती है। यानी इसी प्रकार जो है बादलों का निर्माण होता है। बादलों का नहीं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संघनन। तो जब ठंडी भाप जिसमें जलवाष्प हो, जब गर्म भाप जो जिसमें जलवाष्प हो वो किसी ठंडे चीज़ से या ठंडे तापमान पर जाती है तो वह जल कणिकाओं में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम संघनन। तो बच्चों, बादल बनने का यही एक कारण है, जब बादल आसमान में भाप उड़ता है तो संघनन होता है, जिस कारण बादल बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक है, अब वर्षा कैसे होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। जब बादल बनते हैं तो बादलों के अंदर जो जल कणिकाएं वो भारी होने लगती हैं, तो फिर वो नीचे गिरने लगती हैं। जब नीचे गिरती है तो इसको बोलते हैं हम वर्षा। ठीक है, तो इन गिरती हुई बूंदों को हम बोलते हैं वर्षा। अब कई बार आपको बोलेंगे कि ओले भी गिरते हैं, हिम बर्फ भी गिरता है, वो कैसे होता है? वो देखिए, इस प्रकार जब वाष्पन होता है ना, जब वाष्प उत्सर्जन होता है तो जल वायु में चला जाता है। ठीक है, बादल बनते हैं, वर्षा बनते हैं। जब वो ज़्यादा घने हो जाते हैं, ज़्यादा संघनित हो जाते हैं, तो वो ओलों के रूप में भी पृथ्वी पर दोबारा आ जाते हैं। तो इस प्रकार जो है जल चक्र पूरा करते हैं। ठीक है, ये एक जल चक्र होता है, यानी समुद्रों, नदियों, तालाबों से भाप ऊपर उड़कर जल जो है ऊपर उड़ता है और आसमान में बादल बनते हैं। फिर बादल जो है दोबारा वर्षा के रूप में नीचे वाले जल के स्रोतों में पहुंचते हैं। तो इस प्रकार जो है यह जल चक्र चला रहता है। अब जब पानी जो है नदियों, तालाबों में आ जाता है, नदी नालों में आ जाता है, तो वहाँ से पानी फिर दोबारा जो है महासागरों की ओर कैसे चलता है? इसको बोलते हैं हम कलेक्शन ऑफ वाटर, यानी पानी का इकट्ठा होना। ठीक है, तो ये भी आपकी जल चक्र की एक क्या है, हिस्सा है। तो जल चक्र के मुख्यतः 4 हिस्से हैं बच्चों। एक हिस्सा है आपका भाप बनकर ऊपर उठना, इसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन या वाष्पो उत्सर्जन। ठीक है, इवेपोरेशन या वाष्पो उत्सर्जन। दूसरा है फिर आपका संघनन यानी कंडेंसेशन, जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद तीसरा चक्र है, तीसरा स्टेप है आपका वाटर साइकिल का या जल चक्र का, वो है प्रेसिपिटेशन यानी बारिश, वर्षा होना। फिर चौथा क्या है आपका, चौथा पॉइंट है इसका, जो बारिश का जल पहुंच गया आपका नीचे ज़मीन पे, उसकी कलेक्शन यानी उस पानी का इकट्ठा होना और धीरे धीरे वो समुद्र में मिलना। तो ये 4 चक्र जो हैं बच्चों, ये 4 स्टेप हैं आपके एक जल चक्र को पूरा करते हैं, और इसी से ही जल चक्र आपका बनता है। ठीक है, तो अब महासागरों की ओर पानी कैसे जाता है आपको मैंने बता दिया। जब वो नदी नालों जो है भर जाते हैं पानी से, तो धीरे धीरे वो नदियों और झरनों में बहने लगता है। अधिकांश जो है नदियां भूमि की लंबी दूरी तक तय करती हैं और अंत में किसी समुद्र या महासागर में मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कलेक्शन होती है पानी की। अब वर्षा का जल झीलों और तालाबों से भर जाता है तो क्या होता है, तो कुछ समय वह वहीं इकट्ठा रहता है तालाबों में, तो वो क्या होता है, वहाँ की ज़मीन के अंदर धीरे धीरे रिश्ता जाता है। तो कुछ अगर वो कहीं और ना जाए, तालाब है वहाँ से कोई निकासी, पानी की निकासी नहीं है, तो वो धीरे धीरे ज़मीन सोख लेगी और वह ज़मीन के अंदर चला जाता है। ठीक है बच्चों, हाँ, उसमें से कुछ भाप बनकर ऊपर उड़ जाएगा और कुछ जो है ज़मीन के अंदर चला जाएगा। तो जो वायु के अंदर चला जाता है वह, उसको हम बोलते हैं वह दोबारा जल चक्र का हिस्सा बन गया, वह धीरे धीरे दोबारा ऊपर चला जाता है। लेकिन जो जल धीरे धीरे ज़मीन पर रिश्ता रहता है, तो इस प्रकार जो जल जो है अधिकांश भाग जो है भौम जल के रूप में प्राप्त होता है। भौम जल मतलब भूमिगत जल, जो पृथ्वी के या ज़मीन के या भूमि के अंदर जो जल रिश्ता चला जाता है वह भौम जल का निर्माण करता है, उसको हम भौम जल कहते हैं। ठीक है, यानी भूमि का जल। अब कुओं का भौम जल, अब जैसे इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम ज़मीन से कुआं निकालते हैं, बावड़ी निकालते हैं, वो कहाँ से आता है, ये वही जल होता है जो ज़मीन के अंदर रिश्ता होता है। ठीक है बच्चों, जिसको भौम जल कहते हैं। फिर हम इस जल को हैंडपम्प के द्वारा, नलकूपों के द्वारा या बावड़ी और
कुओं के द्वारा निकाल लेते हैं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपका पानी जो है दोबारा एक सतह के थ्रू माध्यम से आसमान में भाप बनकर दोबारा पहुंचता है और कुछ जल जो है हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं अपने पीने के लिए, अपने दिन की ज़रूरतों के लिए कुओं और हैंडपंपों के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये हुआ आपका जल चक्र। ये मैंने आपको बता दिया है पहले भी, जल चक्र इस प्रकार पूरा होता है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो जब आपको प्रश्न आए जल चक्र क्या होता है, तो जो मैंने आपको बताया 4 स्टेप आप उनको लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा आपका वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण, नॉट वाष्पोत्सर्जन, इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। तो भाप ऊपर पानी जो है गर्म होकर भाप में तो ऊपर उठता है, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। दूसरा स्टेप लिखेंगे आप कंडेंसेशन यानी संघनन, यानी वो भाप बादलों का रूप लेता है। तीसरा स्टेप लिखेंगे आप प्रेसिपिटेशन यानी बारिश के रूप में वह गिरना। ठीक है, और चौथा स्टेप हो गया जब गिरता है तो वह कलेक्शन यानी पानी की कलेक्शन, यानी नदियों तालाबों के द्वारा समुद्रों में पानी का मिलना या भूमिगत जल के रूप में इकट्ठा होना। तो इस प्रकार बच्चों यह एक जल से चक्कर या वाटर साइकिल होगी। तो साथ में आप ये चित्र भी बनाएंगे फिर उस प्रश्न में। ठीक है, चलिए अब आगे आता हमारा, अब यदि ज़्यादा बारिश हो जाए तो क्या होगा बच्चों, आपको पता ही है। ज़्यादा बारिश हो जाए तो क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। आपने देखा होगा कई बार जो है आपके खेतों में भी गंदा पानी आ जाता है, कीचड़ आ जाता है। बहुत ज़्यादा बारिश हो, ऊपर वाले खेत से नीचे वाले खेत में पानी आ जाता है और ऊपर की गंदगी नीचे आ जाती है। इस प्रकार इसको बोलते हैं बाढ़। यानी अधिक बारिश हो तो क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। बाढ़ में आपको पता ही है वन भी बह जाते हैं, घर भी बह जाते हैं। और आपने टीवी पे देखा होगा आजकल तो है बरसात का मौसम चला हुआ है, तो इसमें जो है कई जैसे हमारे उत्तर प्रदेश है, बिहार जैसे राज्यों में है जो कि नेपाल के साथ जुड़े हुए हैं बाउंड्री में, तो नेपाल का पानी बहुत ज़्यादा छूट जाता है और वो हमारे बिहार राज्यों में आ जाता है, तो जिससे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारे देश में भी बाढ़ की जो है बहुत बुरी हालत हो जाती है जब बाढ़ आती है। खासकर यह हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आती है। तो अधिक बारिश होने से बाढ़ की स्थिति यानी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, फ्लड आ जाता है ना। और फिर हमें जो है बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे क्या होता है, अधिक बारिश से झीलों और तालाबों का जलस्तर बढ़ जाता है और जब ज़्यादा बढ़ जाए तो बाढ़ का रूप ले लेता है और खेतों, वनों और गांवों, शहरों को जलमग्न कर देता है। इस प्रकार जो है मानव जीवन को अपार क्षति होती है। ये देखिए, ये बाढ़ की एक दृश्य है। इसमें क्या हुआ, पशु भी बह रहे हैं, घर भी बह गए हैं, पेड़ पौधे भी हैं। देखो आप देख रहे हैं मनुष्य जो है पेड़ पे बैठकर अपनी जान बचा रहे हैं, बंदर भी है, मनुष्य भी है। तो इस प्रकार जो है बाढ़ में ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब दूसरी स्थिति है कि यदि बहुत लंबे समय तक बारिश ही ना हो तो क्या होगा। तो उस स्थिति में जब बहुत लंबे समय तक बारिश ना हो तो क्या होगा बच्चों, देखिए आपको पता ही है अधिक समय तक बारिश ना हो तो सूखा पड़ जाता है ना, ड्राइनेस हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। इसके कारण क्या होता है, ड्राइनेस पड़ जाती है, सूखा हो जाता है और हमें क्या होती है इसमें फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पानी नहीं पीने को मिलता, फिर हमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये कहाँ होता है, ये बड़े बड़े जो पहाड़ी जैसे इलाके होते हैं जहाँ पे पानी की दिक्कत रहती है, ऊंचाई वाले स्थानों पे, वहाँ पे ये दिक्कत होती है। वहाँ पे तालाब, कुएँ आदि सूख जाते हैं। जब सूखा पड़ता है, बहुत समय तक वर्षा ना हो तो सूख जाते हैं, बाढ़ के पानी के कारण वो सूख जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो है हमारा अगर अधिक समय तक बारिश ना हो तो क्या होता है, सूखे की स्थिति पड़ जाती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपके सामने ये देखिए, ऐसी स्थिति में फिर हमें पानी के लिए आपको पता है लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। गाँव में तो दिक्कत कम होती है, शहरों में ज़्यादा होती है। एक नल के आगे फिर ऐसे बर्तन लगाना पड़ते हैं, लाइन बाहर जाना पड़ता है पानी भरने हमें। ये तब होता है जब पानी की किल्लत हो जाती है, यानी सूखे वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है, पानी अधिक समय तक अगर वर्षा ना हो तो। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस स्थिति से, किस स्थिति से, इस स्थिति से बचने के लिए पानी को वेस्टेज नहीं करना चाहिए, पानी को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें पानी को बिल्कुल ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, जितनी आवश्यकता होती है उतना ही इस्तेमाल करें, पानी को व्यर्थ ना गंवाएं। ठीक है बच्चों, अब वर्षा के जल का संग्रहण हम कैसे कर सकते हैं, पानी को हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, जल को संग्रहित कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको देखिए ये छत पर वर्षा जल संग्रहण यानी एक तरीका ये बताया हुआ है कि अपने छतों पर आप इस तरह से रोक बनाइए, चारों तरफ से एक बाउंड्री बना दीजिए ईंटों की, और वहाँ पे वर्षा का जल इकट्ठा हो जाएगा। फिर इसको हम पाइप को द्वारा ज़मीन पे गड्ढा बना सकते हैं, वहाँ पे एक गड्ढे में डालेंगे। ठीक है, फिर उस गड्ढे में हम दूसरे गड्ढे में वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी
उसमें से हम दूसरे गड्ढे में जाएंगे तो वो फिल्टर हो जाएगा, यानी यहाँ की गंदगी फिर यहीं रह जाएगी और आगे साफ़ पानी आएगा। इस प्रकार जो है हम इस पानी को साफ़ कर भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे इसको हम पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी हमारे जैसे सिंचाई के लिए या हमारे दैनिक जीवन की विभिन्न जो ज़रूरतें हैं उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण क्या होता है कि वर्षा के जलों को विभिन्न तरीकों द्वारा इकट्ठा करके दोबारा इस्तेमाल करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। तो प्रश्न आता है कि वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, वर्षा जल संग्रहण वह प्रक्रिया हुई जिसके द्वारा हम वर्षा के जल को इकट्ठा कर विभिन्न तरीकों से अपने दोबारा उपयोग में लाते हैं, उसे हम वर्षा का जल संग्रहण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम वर्षा जल संग्रहण में दो तरीकों से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि छत के ऊपर हम वर्षा जल संग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, छत पर पानी को इकट्ठा करना पड़ता है, वर्षा के पानी को, फिर उसको हम टैंकों द्वारा या पाइपों द्वारा भंडारण टैंक तक पहुंचाना पड़ता है। और फिर हम क्या करते हैं, छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं, इसीलिए हमें उनको निस्यंदन विधि आपको पता ही है। निस्यंदन का मतलब होता है कि पहले उसको इकट्ठा करना है पानी को, उसके अंदर जो मोटे मोटे कण जो है वो नीचे बैठ जाएंगे और उसको हम ऊपर वाले साफ पानी को ऊपर से निकाल लेंगे। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, इसे भंडारण टैंक में इकट्ठा करके स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा ज़मीन पे बने गड्ढे तक ले जा सकते हैं, जहाँ से हम मिट्टी के रिसाव द्वारा भौम जल को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस गड्ढे पे हमने वर्षा जल को डाला, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये जो गड्ढा है इसमें हमने पहले वर्षा जल को इकट्ठा किया, फिर ये पानी रिश्ता गया ज़मीन पे, फिर हम नीचे से एक पाइप दूसरे गड्ढे में डाल दी, वहाँ पे क्या हुआ, साफ़ हो गया, फिल्ट्रीकरण हो गया इसका ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे साफ जला है। फिर इस जल को हम पाइपों के द्वारा, मोटर के द्वारा अपने घरों में दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये था एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, दूसरा तरीका है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल जो है भूमि में सीधे पहुंचाने दिया जाता है। यानी जो सड़क के किनारे नालियां बनी होती है उसमें भी पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर वो पानी धीरे धीरे ज़मीन पे रिश्ता रहता है और डायरेक्ट सीधा ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार इसका भी हमें जल का भंडारण हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों ये चैप्टर जो है आपका जल पूरा होता है, और मुझे उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो भी आपको अच्छी तरह समझाया होगा और ये पूरा चैप्टर भी आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो हमने देखिए मुख्य शब्द इस चैप्टर के बादल कैसे बनते हैं ये भी समझ लिया, संघनन क्या होता है ये भी समझा, सूखा क्या होता है, जब अधिक समय तक वर्षा ना हो तो सूखा होता है, वाष्पन क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण जल जो है भाप बनकर ऊपर उठता है, उसको वाष्पन कहते हैं। बाढ़ क्या होती है, जब अत्यधिक बारिश हो जाए तो उससे बाढ़ की स्थिति हो जाती है। ओले क्या होते हैं, जब वर्षा होती है तो हमने पढ़ा कि कुछ पानी जो है संघनित हो जाता है तो वह ओलों के रूप में गिरता है ना। महासागर आपको पता ही क्या है, वर्षा जल संग्रहण कैसे होता है मैंने को बता दिया, बर्फ़ क्या है ये भी, जल वाष्प भी आप समझ गए, जल चक्र भी समझ गए। तो ये सभी पॉइंट जो है आपने इस चैप्टर में अच्छी तरह समझे हैं, और मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके 5, 6, 8 प्रश्न हैं जिनको हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आज के इस टॉपिक जो हमने पढ़ा उसके कार्यपत्र को देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो चलिए कार्यपत्र की तरफ। तो ये रहा बच्चों आज का कार्यपत्रक। इसमें हम देखेंगे ये 2 प्रश्न दिए हुए हैं आपके सामने नजर आ रहे हैं। पहला प्रश्न है बादलों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो जो आपको अच्छी तरह समझ आ गया है, चैप्टर को हमने पूरा पढ़ा है तो आपको ये इसका जवाब पता है। ठीक है बच्चों, आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, वर्षा के जल का संग्रहण किस प्रकार किया जा सकता है। तो इसके भी मैंने आपको 2 तरीके बताए हुए चैप्टर के अंत में आज मैंने, तो वो भी आप अच्छी तरह से बता सकते हो। तो ये 2 प्रश्न आज के कार्यपत्र के रूप में जो आप करेंगे। चलिए इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आया है और ये चैप्टर भी आपको पूरा समझ आया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए।